हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हमने पार्ट 1 में आपको दिखाया था रिटायर्ड डीआईजी यूपी पुलिस ओपी सिंह सर ने यह बताया कि मुख्तार अंसारी के अड्डों के ऊपर कैसे बाबा बुलडोजर यानी योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला बुलडोजर चला था। लेकिन उत्तर प्रदेश के माफियाओं की कहानी इससे बहुत बड़ी है। अलग अलग माफिया उत्तर प्रदेश में अलग अलग समय पर राज कर चुके हैं, लेकिन आज ये सब बीते दिनों की बात हो गई है। तो वो जो बीते दिनों की बात है उसमें सच्चाई कितनी रह चुकी है, इस पॉडकास्ट में आपको ये मालूम चलेगा। आपको ये मालूम चलेगा कि पुरानी सरकारों में पुलिस की कार्रवाई और आज की सरकार की पुलिस की कार्रवाई का फर्क क्या है। आपको ये मालूम चल सकेगा कि जनता का विश्वास सरकार के प्रति कितना बढ़ा है। आपको ये मालूम चल सकेगा कि क्योंकि माफिया राज का अंत हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कैसे बढ़ा है। इनसाइड स्टोरी बहुत सी है इस पॉडकास्ट में, तो जरूर आप आखिर तक इसे देखिएगा। और एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को आप पहले पॉडकास्ट शुरू हो उसके पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे बड़े पॉडकास्ट जो होते हैं उनके कुछ छोटे पार्ट्स यहाँ हम लेकर के आते हैं। और चलिए अब पार्ट 2 आपको दिखाते हैं ओपी सिंह सर के साथ। तो ये जो बीच बीच में कोशिश अभी भी की जा रही है मुख्तार अंसारी के, गुर्गों के द्वारा या बाकी किसी के, वो क्या कामयाब हो पाएंगे? नहीं, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बीच में अगर कोई किसी को कुछ होता है, नहीं कि बहुत सारे सहयोगी हैं तो एक को किसी को ये आ गया कि अरे ये तो सब ऐसे ही है, लाओ जरा देखते हैं, या कोशिश करते हैं कि हमारा कहीं नाम तो लोग भूल नहीं गए, तो उसको तुरंत जब परिणाम मिल जाता है तो उससे और मजबूत जनता के बीच में भावना होती कि नहीं, कानून का राज्य स्थापित हो चुका है। आपका खुद मिलना हुआ योगी आदित्यनाथ जी से, या उन्होंने खुद आपको कभी प्रेज किया हो कि भाई वाह क्या शानदार काम किया? नहीं, हम लोग तो मिलते ही रहते हैं। एज ए पुलिस अधीक्षक भी मिले और हम लोगों की मीटिंग्स भी होती हैं। तो महाराज जी से तो कई बार मिलना हुआ। पीठ थपथपाई हो उन्होंने कभी? ये तो होता ही, मुझे तो कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो न मिले हों। मिले ड्यूटी के दौरान जब हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया तो उसमें हमको जो प्रशस्ति पत्र गवर्नमेंट दे, प्रेसिडेंट मेडल भी मिला, और डीजी का जो कमेंडेशन डिस्क होती है, गोल्ड डिस्क, सिल्वर डिस्क, प्लेटिनम डिस्क, सारी डिस्क मिल चुकी हैं। और यही अप्रिशिएशन होता है। मुझे थोड़ा, क्या आप वो बदलाव बता पाएंगे जो आपकी बातों से मैं समझ पाई कि पहले कैसे पुलिस को डर के रहना पड़ता था, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि कार्रवाई करने वाले पुलिस वाले पर कार्रवाई हो जा रही थी, और अब जब आप बता रहे हैं आपको इतने मेडल्स भी मिले, हालांकि योगदान तो आप जब से सेवा में आए हैं तब से आप कर रहे हैं जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन वो मैं तब्दीली आपसे इसलिए भी समझना चाहती हूँ सर कि जो यंगस्टर अभी आपको देख रहे हैं, वो बच्चे जो पैदा ही 2000 में हुए, जेनजी जिन्हें हम कहते हैं, जो जानते ही नहीं है 80-90 का दशक क्या था उत्तर प्रदेश का, तो मैं वो फ़र्क आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी 2025 में जो उत्तर प्रदेश वो देख रहे हैं, या अगर मैं कहूँ योगी सरकार के बाद जो उत्तर प्रदेश वो देख रहे हैं, उसमें और पहले में क्या फ़र्क है? देखिए, जो बच्चे 2017 में पैदा हुए होंगे वो 7-8 साल के, 8 साल के हो गए होंगे, वो भी अब समझने लगे होंगे, तो उनको तो उतना ज्ञान नहीं होगा। हाँ। वर्ष 1990 में मैंने सेवा, 90 बैच का हूँ, मैंने एज ए डीएसपी पुलिस सेवा स्टार्ट की थी। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई पुलिस वाला नहीं है, ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और मैं अकेला हूँ, और आगे भी कोई संभावना नहीं है कि कोई पुलिस में ज्वाइन करेगा। लेकिन पुलिस को समझ करके और पुलिस के सिस्टम में रह करके हर रिजीम में मैंने काम किया। हर रिजीम में जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, सब गवर्नमेंट के तहत मैंने काम किया, और माहौल का जो आप बता रही हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी को पनिश ऐसे नहीं करती है। ये जो माफिया का गठजोड़ हो जाता है, पॉलिटिकल और सोशल, तो इनके लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जो सिस्टम में बैठे रहते हैं। कोई ग्राम प्रधान है, कोई विधायक है, कोई माननीय सांसद हो गया, सब इनके लोग अपने जब
एक सिस्टम पर इनका वर्चस्व स्थापित होता है तो इनके सारे लोग हर जगह होते हैं, तो वो प्रभावित करते हैं। वो इनडायरेक्टली कंप्लेंट करा देंगे ऑफिसर्स के खिलाफ, इनडायरेक्टली हिट करते हैं, और डायरेक्टली अगर 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 मंशा नहीं है तो फिर वो सफ़र करते हैं। अगर मंशा सही नहीं है तो सफ़र करते हैं, इसीलिए लोग डरते हैं। आप सोचिए, जो अतीक का उदाहरण है, जो पुलिस वालों पे अटैक होता है, पुलिस वालों पे अटैक हो और स्ट्रांग एक्शन में कमी आए तो पुलिस का मनोबल गिरेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी जो काम कर रही है, उसको अगर कोई गुंडा, बदमाश, माफिया अपने ग्रिप में लेने की कोशिश करे, पुलिस तो एक सशस्त्र बल होता है, पुलिस तो बल होता है, एक ऐसा ही विभाग खाली आपने देखा होगा जिसके आगे बल लगाया जाता है, पुलिस बल, यानी सुरक्षा से संबंधित जितने बल होते हैं उनमें बल लगाया जाता है, बाकी और विभाग बल नहीं लगाया जाता है। हाँ। तो पुलिस के पास तो बल होता है। जब पुलिस पे अटैक हो सकता है तब सोचिए अन्य विभाग जो जिनके आगे बल नहीं लगाया जाता है वो कैसे काम करते होंगे, उन पे कितनी दिक्कत होती होगी। ठीक बात है। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। तो समग्र रूप से कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जनता का, आम जनता की बात कर रहे हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो एक सिस्टम में चाहे माफिया के साथ मिल करके, चाहे किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ज्वाइन करके किसी तरीके से उसका एन केन प्रकारेण उसका लाभ उठाते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। जो आम पब्लिक है उसके विश्वास की हम बात करते हैं, जो न्यूट्रल ऑफिसर्स हैं उनके विश्वास की हम बात करते हैं, जो रियली समाज के हित में, चाहे वो जिस भी पद पर बैठे हों, रह करके काम करना चाहते हैं, हम उनकी बात करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस, जनरल जो एटमॉस्फेयर होता है उसी से बनता है और उसी से बिगड़ता है। तो अगर कोई ये देखता है कि ये पुलिस वाला है, इसको सरेआम मार दिया गया, और ये तो कानून का रखवाला है, कानून को एक्सिक्यूट करने का काम ही पुलिस का है, अगर उसकी रक्षा नहीं हो पाई तो जनता भी डरती है और अन्य विभाग वाले भी डरते हैं। इसी तरह तो माफिया का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है। ठीक बात। तो सिस्टम फिर पैरालाइज होता चला जाता है। तो वो चीज़ें एक दिन में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ती चली गई और धीरे धीरे करके कम भी हुई। कम हुई, या मैं ये पूछना चाहूँगी कि ख़त्म हो गई हैं? मतलब मैं सीधा अगर पूछूं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में क्या अब भी माफिया हैं? नहीं, अभी तो एकदम बिल्कुल ख़त्म समझिए, क्योंकि जो बड़े बड़े सूरमा जिनको कहते थे, जब वो धाराशायी हो गए, तो अगर कोई छोटा मोटा होगा भी हो तो बिलों में घुसा हो तो हम नहीं कह सकते हैं कि बाद में निकल कर आ जाए। हाँ। नहीं तो अभी तो मुझे कोई ऐसा माफिया नहीं दिखाई दे रहा है जो इस तरीके का वर्चस्व स्थापित रखने की शक्ति रखता हो और स्वप्न में भी सोच सके कि उसको ऐसे काम करने हैं। अब तो सभी लोग अपनी बचत के रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे बचा जाए। आप सर एक उस गिरोह का भी जिक्र कर रहे थे, कच्छा बनियान गिरोह। वैसे तो इधर दिल्ली के आसपास जो थे, लेकिन उसी पैटर्न पर काम करने वाले कानपुर में भी गिरोह थे जिनकी आप चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि कितना खौफ था। जी हाँ, मैं 2004 से 2009 तक कानपुर में विभिन्न पदों पे पुलिस के मैं पोस्टेड रहा हूँ। तो उस दौरान एक जो ट्राइबल क्रिमिनल्स होते हैं उनमें एक बावरिया गैंग होता है। तो बावरिया गैंग का बड़ा प्रकोप था। एक ज्वेलर के यहाँ कानपुर में डकैती पड़ी थी, जिसमें उनके पेरेंट्स के सामने लड़की के साथ रेप करके और पेरेंट्स की भी हत्या कर दी गई और लड़की की भी हत्या कर दी गई थी। बहुत ही विभत्स घटना हुई थी। तो उस समय हम लोगों ने उस घटना स्थल पे ये उस समय सौगंध ली थी कि अब इस गैंग पे काम करना है, ये तो इससे ज़्यादा विभत्स नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने पूरे गैंग का पीछा किया, सफाया किया। लगभग 18-19 बावरिया गैंग के लोग मारे गए। और वही चाहे जो रजीम हो, लेकिन उस समय भी जनता ये कहती थी कि अब ये अपराधी अगर कानपुर की तरफ से आते हैं तो रास्ता बदल देते हैं। और घटनाएं रुक गई थी। बहुत बड़ी कार्रवाई बावरिया गैंग पे हुई थी।
मैं अगर ये समझना चाहूँ सर कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर उत्तर प्रदेश में पहले होती तो क्या अतीक अहमद पैदा ही नहीं होते? क्या मुख्तार अंसारी सामने ही नहीं आ पाता या इतना बड़ा शख्स बन ही नहीं पाता? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति के ही चलते अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बना? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी रही है। अगर कमी ना होती तो कानून को धता बता करके इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में कोई सफल ना होता। आप जानती हैं अतीक तो तांगे वाला था और कहाँ से कहाँ कितने हजारों करोड़ की संपत्ति जो है बना करके अपराध, खुलेआम अपराध, और ऐसे समय में भी उसने अपराध किए जब देख रहा था कि अपराध कराए, जब देख रहा था कि माफियाओं का पे जो है अटैक हो रहा है, उन पे कार्रवाई हो रही है, कानून सशक्त है, लेकिन तब भी तो सोच लीजिए, तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस एक दिन में तो नहीं होता ना। और पॉलिटिकल विल में कमी से ही तो ये लोग पनपते हैं। सिस्टम में घुसे कैसे? सिस्टम को में घुसे ही नहीं, उसको कैप्चर कर लिया। जहाँ इनका वर्चस्व रहा वहाँ इसीलिए आज भी इलेक्शन लड़ करके जीत लेते हैं। अब आम आदमी को तो डर रहता है ना कि अपराध से कैसे लड़ेगा कोई, अपराध से तो स्टेट ही लड़ता है ना। ठीक है। अब स्टेट नहीं लड़ेगा तो फिर जनता तो सरेंडर कर देगी। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट ही यही है ना, जनता का वेलफेयर, जनता का कल्याण। और जनता का कल्याण आप इन्हीं के द्वारा कर सकते हैं। यानी समाज की संरचना में जो लोग बाधक हैं उन पे कानून के प्रयोग में आकर के कानूनी कार्रवाई करना। कानून तो वही है ना, सजा वही है। कोई नया कानून तो ऐसा बनाया नहीं गया है कि अब इस कानून को लागू कर दिया गया तो माफिया का खात्मा हो गया। विल पावर और कानून का स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन ने ये दिखा दिया कि नहीं, ये भी हो सकता। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि जो गठजोड़ खड़ा हो गया था वो कभी खत्म होगा, कोई नहीं सोच सकता था। ऐसी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। राजनीतिक दलों को भी तात्कालिक फायदे की ज़रूरत रहती होगी, तो इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करते थे। कानून में इग्नोरेंस ही तो इनको आगे बढ़ने का रास्ता है। अब आप देख लीजिए कि इनके मुकदमों का क्या हश्र होता है। कोई गवाही देता नहीं, कोई पत्रावली मर्डर की तो चलती नहीं, किडनैपिंग की तो पत्रावली नहीं चलती है ना कि साहब ये रिटन डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने है। लोगों के सामने जो घटनाएं होती हैं वो डर के मारे गवाह कौन देगा भाई? जब देख रहे हैं कि विधायक के पेट में से 367 गोलियां निकल रही हैं AK-47 की, तो मेरा क्या हश्र होगा? तो कैसे वो गवाह देंगे उस केस में? तो सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई, न्यायिक प्रक्रिया भी खत्म हो गई, कानूनी प्रक्रिया तो एविडेंस पे चलती है वो भी खत्म हो गई। जो लोग अपराधियों पर कार्रवाई पे प्रश्न उठाते हैं, ईश्वर न करे जब कभी उनके साथ आपराधिक घटना होती है तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इसको नस्तनाबूद कर देना चाहिए, बदमाश को, इसको ख़त्म नहीं कर दिया। और दूसरे पे जब घटना घटती है तब आप बताते हैं, उसमें मीन मेक निकालते हैं कि ये इस जाति का था, ये इस धर्म का था। इस चीज़ को नहीं कोई समझता है कि अपराध का न कोई धर्म होता है न कोई जाति होती है। और पुनः मैं कहूँगा कि जो पुलिस कार्रवाई करती है, जो इनकाउंटर्स होते हैं, जो गलतफहमियाँ हैं लोगों की, वो दूर होनी चाहिए। इनकाउंटर होते नहीं हैं, इंसिडेंट है। पुलिस अपने डिफेंस में गोली चलाती है और उसमें पुलिस भी मारी जाती है और अपराधी भी मारे जाते हैं। अफसोस है कि जब पुलिस मारी जाती है तो केवल उसके घर वाले रोते हैं। हम रात भर जग कर, लोग घरों में सुरक्षित तभी सोते हैं जब पुलिस वाले रात भर पहरा देते हैं। सीमा पे हमारे सैनिक अगर इतने -डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर के हमारे देश की रखवाली ना करें तो हमारा क्या हश्र होगा।
ये गुलामी के दौर की कहानियाँ, इतिहास पढ़ करके हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक बात। हम रात में घरों में अगर शांति से सो रहे हैं तो हमारी जो पुलिस है रात दिन, पिछले 30 वर्ष मैं इस सेवा में रहा, अपने माँ बाप के साथ ना मैंने होली मनाई, ना दीपावली मनाई, ना अपने घर के साथ कभी कोई त्यौहार मनाया। जब भी कोई त्यौहार आता है तो छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि हमें लोगों को सुरक्षित ढंग से त्यौहार मनाने के लिए व्यवस्था देनी है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, समझना होगा, और मुझे लगता है अब ऐसा वातावरण आ गया है कि लोग समझेंगे। कुछ लोग हर जगह गड़बड़ होते हैं, मैं नहीं कहते हैं, पुलिस में भी गड़बड़ होते हैं, हर ये समाज है, इसमें पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम पे हिट नहीं करना चाहिए। अगर सिस्टम कार्य करता है तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। मैं चाहती हूँ सर, मेरे व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने पुलिस की ये जो त्याग की बात बताई है उसके लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ भी आप अगर सर को कहना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर कह सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे पूरे जितने पुलिस महकमे में लोग हैं उन सबकी हौसला अफजाई होती है। आपको मैं बताऊँ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और मैं सबसे बड़ा पुत्र था। मैंने जाकर के मैंने ही दाह संस्कार किया, और जो क्रियाकर्म होते हैं सब मैंने खुद किया। और आपको मालूम है कि हिंदू रिचुअल्स में 13 दिन तक आदमी जो दाह संस्कार करता है वो वहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन मैं दाह संस्कार करा करके मुझे पूरी छुट्टी नहीं मिली थी 13 दिन की, बीच में फिर आया, मैं ड्यूटी किया और ड्यूटी करके फिर वापस गया। पर ये बहुत अमानवीय है। इस तरीके नहीं, अमानवीय नहीं होता है, हमारी परिस्थिति, हम तो समझते हैं उस बात को ना। तो हमने 13 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। एक जब अगर आप बड़े पद पे हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, हाँ। तो ऐसी परिस्थितियां अगर जनपद की हैं, हम आप बता रहे हैं कि कितना त्याग करते हैं हम, वो पर्दे के पीछे रहता है, उसको लोग जो ये उसको कौन से साल करता की बात है सर? ये 2013 की बात है, 17 की बात है, 17 से जस्ट पहले। उस समय इलेक्शंस चूँकि चल रहे थे और उसी समय हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो नहीं संभव था। तो हम वो भी किए, अपनी ड्यूटी भी किए, और खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि हमें ज़बरदस्ती नहीं दी गई, और खुशी खुशी किया। फिर जा कर के बाकी जो शेष रिचुअल्स थे उनको पूरा किया, और माफ़ी मांगा घर में कि बीच में ब्रेक कर रहे हैं और ईश्वर हमें माफ़ करे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो सत्कर्म करते हैं उसी का परिणाम है कि 7 गोलियां गाड़ी पे लगी, 1 गोली राइफल की रिक्विजिट होकर के गर्दन पे लग गई, और मेरे शरीर में पत्थरों के बहुत सारे निशान हैं, क्योंकि हम लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, पथराव होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में कई बार पथराव में चोटें आती हैं। हमारे बच्चे, हमारी मिसेज टीवी पर देखती थी कि अरे तो जो न्यूज़ आ रही है तो पापा हैं, उनको उनका खून दिखाया जा रहा है, फिर वो फ़ोन करते थे। तो ऐसी परिस्थितियां झेल करके हम लोग काम करते हैं। सर, पत्थर, आपने कहा कि आपके शरीर पे बहुत से दाग हैं पत्थर के, मतलब जब पत्थरबाजी हुई है तो आपने भी उसका सामना किया है? हाँ जी हाँ, जब हम लोग जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे तो जनता के की तरफ से जब पथराव होने लगता है तो उसमें हमको भी चोट लगती है, और हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता के व्यक्ति हैं। आर्मी को तो तब भी सामने छूट रहती है कि ये दुश्मन है, गोली ही चलानी है। हाँ। पुलिस वालों के समक्ष तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि सामने जनता के व्यक्ति हैं, हम गोली भी नहीं चला सकते, और उधर से पत्थर लग रहा है, किसी तरीके से अवॉइड करके उसको डिस्पर्स करना होता है। इतनी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। जिस गैंग ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी उस गैंग के साथ कुछ दिन पहले एक और मुठभेड़ हुई थी, और उस दिन भी, जिस दिन हमको गोली लगी थी उस दिन मेरे पास AK-47 थी, लेकिन सामने जहाँ तक हमारी रेंज थी उसमें बच्चों के स्कूल का फेट चल रहा था। हमने सोचा कि अगर हम अपना फायर खोल देंगे तो बच्चों को लग सकती है, तो इसलिए हमको लग जाए ठीक है, लेकिन कोई जनता की हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों का सामना करके हम लोग वर्क करते हैं।
मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ सर कि आपने कहा कि जब भी कोई ऐसे बड़े त्यौहार होते हैं तो छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं क्योंकि लोग अच्छे से त्यौहार मना सकें, वो जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है। सवाल मेरा ये है कि हमने उत्तर प्रदेश में कई बार कम्युनल राइट्स होते हुए देखे हैं, अभी हाल ही में संभल इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है मुझे लगता है। तो क्या ये जो सांप्रदायिक हिंसा होती रही है वो भी क्या प्रायोजित होती है? क्योंकि मुहर्रम जैसे त्योहारों पे हमने अक्सर देखा है, ताजिया निकलते समय हमने देखा है कि इस तरह के कम्युनल राइट्स हुए हैं, तो क्या वो भी प्री प्लान्ड रहते हैं? देखिए, प्री प्लान्ड तो कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो नरेटिव्स जो जनता के सो कॉल्ड ठेकेदार होते हैं ना, पूरे साल चलाते रहते हैं अपने इंटरेस्ट में, वो धीरे धीरे करके उनके लोगों के बीच में दिमाग में भरता चला जाता है। उसका परिणाम जब गैदरिंग होती है तब सामने आता है। अगर एक वर्ग पे लगातार आप ये बताते रहें कि साहब आप अत्याचार हो रहा है, आपका ये हो रहा है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको ये नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव्स उसमें डालते रहेंगे, तो जिस दिन वो इकट्ठा होंगे उस दिन उसका रिएक्शन सामने आएगा। पर तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो होते हैं। अचानक पत्थर इसलिए आता है क्योंकि प्लान रखते हैं, तैयारी करते हैं। जो दूसरा पहलू मैंने बताया कि वो फिर तैयारी करके रखते हैं कि जब हम मास में होंगे तब हम ये कार्रवाई करेंगे। उस समय की परिस्थितियाँ कितनी जटिल होती हैं, सोचिए पुलिस के सामने। आपने कब ऐसे पत्थरबाजी का सामना किया? बहुत बार। मैं तो बरेली में भी पोस्टेड रहा हूँ, मैं बदायूं में पोस्टेड रहा हूँ, मैं हरदोई में पोस्टेड रहा हूँ। कोई एक इंसिडेंट बताइए जब अचानक से पत्थर चले हों, और क्या उसकी भनक कभी पुलिस महकमे को उस समय नहीं थी? आप लोग नहीं जानते थे कि इकट्ठा किए गए हैं पत्थर या ये कोशिश हो रही है? मैं एसएसपी झांसी था, तो उसमें कुछ लोग जो है ये खनन माफिया द्वारा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें गिर के 2 लोग डूब गए थे। तो उनकी डेड बॉडी सड़क पर ला कर के रख के जनता ने जाम कर दिया और उन पर कार्रवाई कर रही थी। और जब हम लोग जनता को समझाने पहुंचे तो पथराव शुरू हो गया, उसमें पत्थर लगे हमको। इसी तरीके से जनपद हरदोई में बिजली की सप्लाई को लेकर के कुछ लोग बैठे थे धरने पे और जनता के लोग इकट्ठे थे और उन्होंने पथराव कर दिया, उसमें पत्थर लगे। बरेली में मैं सीओसिटी था, तो बरेली में कम्युनल इंसिडेंट, ये जो मौलाना अभी जेल में गए हैं, इन्हीं के नेतृत्व में उस समय ये छोटी मोटी बातों को लेकर के और पथराव शुरू हो गया, तो उसमें भी लगा था, चोट लगी। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। और अगर आप इस तरीके से लोगों को प्रोवोक करते रहेंगे तो फिर इसीलिए देखने में आता है कि लोग घरों पे पत्थर इकट्ठा कर रखे हैं, बॉटल्स इकट्ठा कर रखे हैं, तो उसको तैयारी भी रहती है उनकी दंगे तैयारियों में जो पेट्रोल की बॉटल्स से फेंक देते हैं या एलिसिट आर्म्स से फायरिंग कर देते हैं, ऐसी भी इंसिडेंट आती है। तो पुलिस वालों को भी तो लगती है, लेकिन सामने तो जनता रहती है, पुलिस करे तो क्या करे। लेकिन तभी हमारी जिम्मेदारी होती है और उसके नॉर्म्स हैं, उसका भी प्रोविज़न है। उस प्रोविज़न के तहत हम लोग फिर कार्रवाई करते हैं। पहले हल्का बल प्रयोग करते हैं, जो आप देखती होंगी कि पानी का फोर्स पहले डाला जाता है, तो फायर ब्रिगेड रहती है, उससे पानी का फोर्स डाला जाता है, फिर रबर बुलेट्स चलाए जाते हैं। उसके बाद भी अगर हिंसक है तो फिर उधर से फायर आर्म्स का प्रयोग हो रहा है, तो फिर जब डिस्पर्स करने के लिए गोलीबारी भी होती है। तो इसलिए जनता के विवेक मारे जाते हैं। ये बड़ी घटना होती है। लेकिन जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है उसमें दोनों तरफ से पुलिस वाले भी घायल होते हैं और जनता के लोग भी घायल होते हैं। इसी तरीके से क्रिमिनल से मुठभेड़ होता है। लेकिन चूंकि इसको लाइव लोग देखते हैं, इसलिए इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है, सब जानते हैं कि कैसे होता है। हाँ। और जो बदमाशों का पीछा करने के लिए तो ऐसा तो नहीं कि अखबार में विज्ञापन निकाल करके तब हम जाएंगे पीछा करने। सही बात। वो तो सडन इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे प्रमोशन की हम लोगों ने घर में पार्टी रख रखी थी, गैदरिंग हो रही थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिली और तुरंत हम एक छोटी सी ऑल्टो गाड़ी लेकर के चले गए और वहाँ मुठभेड़ हो गई, वहाँ पे गोली लगी। हम शहीद भी हो सकते थे और हो भी जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं।
ऐसा डेटा सामने आया है सर जिसमें ये बात सामने आ रही है कि पहले उत्तर प्रदेश में कम्युनल राइट बहुत ज़्यादा होते थे और अब इनकी संख्या में बहुत कमी आ गई है या लगभग ना के बराबर हैं। तो क्या ये वाकई आपने भी देखा है इन चीज़ों निश्चित को? रूप से ये तो उसी एटमॉस्फेयर की बात है ना। जैसा आप एटमॉस्फेयर बनाएंगे वैसा ही रिएक्शन जनता का सामने आपके आएगा। अब सबको पता है कि हम कार्रवाई करेंगे, अगर हमने पथराव कर दिया तो हमारा क्या हासिल होगा। मतलब कानून का इम्प्लीमेंटेशन अगर स्ट्रांग है तो चाहे वो अपराधी हो चाहे जनता का व्यक्ति हो, वो कानून को हाथ में लेने से डरेगा। सिर्फ इतना सा नरेशन है। आज सबको पता है कि अगर हम कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमारे खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई होगी, हर पहलू से कार्रवाई होगी। ये नहीं कि एक कार्रवाई होती खाना पूर्ति के लिए, खाना पूर्ति वाली कार्रवाई नहीं होगी कि एफआईआर दर्ज करके पेंडिंग डाल दिया, पड़ा हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। अब तो जो प्रोविजंस कानून में लिखे गए हैं एक एक प्रोविज़न पे कार्रवाई होगी। अगर आपने पथराव में, आगजनी में सरकारी संपत्ति नष्ट की है तो आपको चिन्हित करके नष्ट हुई संपत्ति की रिकवरी की जाएगी। ये कोई नया कानून नहीं है, पहले भी था, अमल लेकिन में नहीं आज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगर आपने बस फूंक दी तो आपसे करोड़ों रुपए की वो होगी, अपने घर जला दिया तो उसका रिकवरी होगी। सरकारी संपत्ति नष्ट की तो सरकारी संपत्ति नष्ट करने का जो निवारण कानून है उसके तहत आपकी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी और रिकवरी भी होगी। ये जो आप बुलडोजर की बात करते हैं, ये तो अनियमितता आप कर भी रहे हैं और कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो ठेंगा दिखा रहे हैं तो कानूनी प्रोविजन के तहत इसमें जो कार्रवाई होती है तो इसमें तो वसूली भी होती है। इसका भी प्रोविज़न है कि जो उस दिन पुलिस बल खड़ा हुआ उसकी सबकी वेतन का पैसा कैलकुलेट होगा, जो तेल लगा, जो किराए पे बुलडोजर लिए गए, जो मशीनरी लगी, उसकी सारी रिकवरी का प्रोविज़न उससे है जिसने लॉ वायलेट करके और उसको अपने खिलाफ एक्शन के लिए जिसने मतलब वो जो बुलडोजर चलता है उसमें जो पेट्रोल लगता है उसका किराया आता है, उस दिन जितने पुलिस वाले वहाँ खड़े रहते हैं सारा रिकवरी किया जाता है। वो उस पैसे की भी रिकवरी की जाती है। बिल्कुल, सारा एक एक पाई की रिकवरी की जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का शेड्यूल नहीं था। ठीक, बुलडोजर कोई रोज गश्त करने वाली पेट्रोल कार नहीं है कि इसमें सरकारी तेल आ रहा है। आपने बाध्य किया तो हायर किया गया, पुलिस के पास या प्रशासन के पास बुलडोजर कहाँ होता है, हम किराए पे लेते हैं ना, तो किराया कहाँ से मीट होगा, वो किराया कहाँ से भरा जाएगा। या वो जो 200 पुलिस वाले खड़े होकर के उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, उस दिन वो कानून एवं व्यवस्था के दूसरे कार्य में लगे थे, तो वो पूरे दिन का जो खर्चा हुआ उसका उनके वेतन की भरपाई वो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक कमर्शियल उद्देश्य से कानून का उल्लंघन कर रहे थे। चाहे तो सेल्फ इंटरेस्ट, बाबा बुलडोजर चलवाने का भी पैसा ले लेते हैं, वो तो लेना ही पड़ेगा, वो तो कानूनी प्रोविजन है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप और समझाइए सर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही पली बढ़ी हूँ, बनारस में मैं पैदा हुई, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। हम हमेशा ये सुनते थे कि मायावती के राज में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है और जैसे ही उनकी सरकार जाती है वो फिर बिगड़ जाता है। ये एक आम बोलचाल की भाषा में वहाँ पर रहता था, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलती थी। तो हम ये सुनते थे कि मायावती के राज में लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली अच्छा है। क्या वो वाकई होता था? निश्चित रूप से उस समय काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, और लेकिन जो बेसिक वर्क था, बेसिक वर्क क्या है कि जैसे जैसे धीरे धीरे माफिया ने अपनी जड़ें फैलाई, एक होता है ना कि आपने डाल की छटाई कर दी, और एक होगा कि पेड़ की जड़ से उखाड़ करके उस पर मट्ठा डाल दिया कि दोबारा ना उगने पाए। हाँ। इतना ही अंतर है। मतलब मायावती के राज में तना और डाल काटी जा रही थी और अब जड़ सहित काट के मट्ठा डाल दिया जा रहा है। नहीं, कार्रवाई होती थी, तब भी होती थी, हर रिजिम में होती थी।
लेकिन बताया ना कि इनकी जड़ों को जब तक जड़ों पर प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक समूल परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। तो अब चूँकि इनका, मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अपराध के डर को दिखा करके जो वर्चस्व माफिया तीनों क्षेत्रों में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित करता है, जब तक उस पर प्रहार नहीं किया जाता है तब तक आप मान लिया आपने जो उसने अपराध किया उसमें कानूनी कार्रवाई कर दी, उसके बाद जमानत छूट गया, तो स्थिति तो वही बनी रही ना। ठीक, हो सकता है आपने स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो आपके कार्यकाल में वो चुप बैठा रहा या जेल में चला गया, नहीं रोक दिया अपने लोगों को। पहले कंपेयर करने के लिए 2 ही सरकारें थी ना सर, इसलिए शायद उससे और नहीं, इसमें उससे पहले भी बीजेपी आई थी। हाँ। उससे पहले भी बीजेपी आई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सिस्टम, कानूनी परिव्यू में रह करके सिस्टम से कार्य करने का होता है। और चूँकि जनता ने मौका दिया है, 5 साल दिया, फिर आगे भी दे रहे हैं, तो यही तो कारण है, जनता में विश्वास का यही कारण है। आप कोई चैन स्नैचिंग या ईवटीजिंग की घटनाएं एकदम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर लगभग हो गई हैं। और अगर किसी ने अज्ञानतावश कर भी लिया तो उसका जो हश्र होता है वो भी सामने रहता है। लखनऊ में हमने वो तस्वीर देखी भी हुई है सर। मैं क्योंकि खुद बनारस की रहने वाली हूँ, तो जब मैं स्कूल में थी और कॉलेज में थी तो उस समय ईव टीजिंग भी बहुत कॉमन था। चौराहों पे, सड़कों पर लड़के खड़े रहते थे और कंप्लेन करना तो बहुत दूर की बात है, घर वाले ही लड़कियों को घर के अंदर रखते थे। और लखनऊ में हमने अब वो तस्वीर भी देखी है कि अगर आपने लड़की को छेड़ा, वो आपको याद होगा कि लड़का स्कूटर चला रहा है, पानी चारों तरफ भरा हुआ है, पीछे लड़की बैठी हुई है, और फिर जिसने छेड़ा उन सबको ढूंढ कर निकाला गया। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे बचपन से अब का उत्तर प्रदेश बहुत बदल चुका है। इसी तरीके से तो आपने स्वयं ही कंपेयर कर लिया ना। तो आपने कंपेयर कर लिया। आपराधिक जो कानून होते हैं ना, कानून से कार्रवाई करके मैसेज देना होता है। और मैसेज से बहुत सारा एटमॉस्फेयर अगर सही हो गया, मैसेज एक चला गया कि नहीं कानून का राज है, तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। ये जो मैसेज वाली बात आपने सर बताई है कि अब कानून का राज हो गया, ये मैसेज जा रहा है। एक वो मैसेज भी हमने देखा है जब मंच के ऊपर मुलायम सिंह है, साथ में अतीक अहमद है, और उनके कुत्ते से शायद हाथ मिलाते हुए मुलायम सिंह की एक तस्वीर आई है सामने। मैंने तो जाहिर सी बात है गूगल पर ही वो देखा है। तो उसके ज़रिए भी क्या कोई मैसेज गया रहा होगा? बिल्कुल गलत मैसेज तो जाता ही है। कोई भी, चाहे वो अधिकारी गलत करे, चाहे वो नेता गलत करे, या सामाजिक व्यक्ति गलत करे, सार्वजनिक रूप से अगर आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया तो उसका मैसेज तो गलत ही जाएगा ना। अच्छे काम का अच्छा मैसेज आता है, गलत काम का गलत मैसेज आता है, चाहे जो करे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, तो गलत काम का गलत मैसेज जाता है। थोड़ा नोएडा के बारे में आप सर बताएंगे, क्योंकि आप 2001 से 2004 तक आपकी पोस्टिंग नोएडा में थी। अभी जिस जगह पर हम नोएडा में बैठ के बात कर रहे हैं सर, ठीक इसी जगह पर क्या 2001 से 2004 के बीच में हमारा पॉडकास्ट संभव होता क्या? नहीं, पॉडकास्ट तो उस समय, हमारे समय में जब मैं यहाँ पे सीओ सिटी था, हाँ। तो उसी समय सारे नए चैनल्स इस्टेब्लिश हो रहे थे, तो वो तो हो जाता, लेकिन समस्या हमारे सामने रहती थी। नए नए कॉल सेंटर्स खुल रहे थे, एक नया युग आ रहा था जिसमें नोएडा, गुड़गांव, ये सब शहर पायनियर माने जाते हैं। कॉल सेंटर्स में बच्चियों को काम करने का अवसर मिल रहा था, और वो चूँकि कॉल सेंटर्स डिफरेंट कंट्रीज के चलते हैं, तो 24 घंटे 24/7 की सेवाओं में जाती थी, रात में, दिन में, बस में, तो हमको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते थे। अब जैसा कि बताया कि अब एफर्ट तो अभी पुलिस का तो काम ही है एफर्ट करना कि कानून का साम्राज्य बना रहे, लेकिन अब मैसेज है कि अगर गलत काम करोगे तो इतनी स्ट्रांग सज़ा मिलेगी कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। नोएडा में जब मैं यहाँ पे था तो एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक घर में डकैती पड़ी और
रात में 1 बजे, उस समय बांग्लादेशियों का एक गैंग चलता था, डकैतों का। बदमाश यहीं सेक्टर 39 या 36 के आसपास की घटना थी। उधर का जो ये आपका सेंटर बना है, सिटी सेंटर, वो उस समय नहीं था, मैदान था खाली। तो उधर खाली मैदान था, कॉर्नर का घर था, उसमें बदमाश घुस गए। हम लोग उस समय नोएडा डेवलप हो रहा था, तो हम लोग सेक्टर में मीटिंग करके जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको अपना नया मोबाइल भी चालू हुआ था, तो मोबाइल नंबर दे देते थे कि अगर आपको 100 नंबर ना मिले, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी में हो, तो हमें डायरेक्टली भी फ़ोन कर सकते हैं। तो मैंने दे रखा था। तो रात में बदमाश घुसे, 3 घंटे बदमाशों ने लूटपाट की और लाखों का जेवरात और वो लेकर के चले, और मोबाइल भी समेट के लेके आ रहे थे। उसी समय मकान मालिक ने कहा कि आप सब लेके जा रहे हैं, इसमें हमारा डाटा है, इसको आप किसी काम नहीं आएगा, हमें दे देना। उस समय बदमाशों को तो पता नहीं रहता था कि मोबाइल से ट्रैक हो सकता है। मोबाइल छोड़ के चले गए, तो उन्होंने तुरंत नंबर मिलाया, और रात की काल को मैं तो 24 घंटे अपना प्राइवेट नंबर भी मैं रात में ज़रूर उठाता हूँ कि रात में अगर कोई टेलीफोन किया है तो निश्चित रूप से संकट में होगा। मैंने उठाया, तुरंत हम लोग एक्टिव हो गए, निकल पड़े। मैं तो स्लीपिंग सूट में ही जिप्सी में बैठ कर जा रहा था। बदमाश छलेरा चौराहे पे झोला लेकर के माल सहित वो चाय पी रहे थे। सुबह करीब 5 बजे का वक्त था लगभग, और वो वहाँ आगे छलरा के आगे, जहाँ आजकल जो एमिटी का एरिया है, वहाँ पे जंगल हुआ करते थे, छलरा के जंगलों में भागे और उन्होंने फायरिंग की पुलिस पे। तो वहाँ भी सडन एक्सचेंज फायरिंग का हुआ, जिसमें लगभग 3 या 4 बदमाश मारे गए थे, जिन पे 85 डकैती के मुकदमे थे, बाद में देखा गया। और वो बांग्लादेशियों का एक गैंग था, और वो ट्रेस हुआ। तो इस तरह की भी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अगर आप एक्टिव हैं और जनता के प्रति सजग हैं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो जनता की सुरक्षा के प्रति अगर चाहे वो हमारा मुखिया हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, अगर सुरक्षा के प्रति सजग हैं, हाँ, तो उसका परिणाम तो सामने आएगा ही, और जनता खुश रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। जनता खुश आगे भी रहे सर, यही मैं चाहती हूँ। क्रैश लैंडिंग ना हो, और उत्तर प्रदेश जैसे लगातार आगे बढ़ रहा है वो बढ़े, क्योंकि नतीजा हम सबके सामने है कि अब कैसे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, यूपी में कैसे विकास हो रहा है। एक वो समय भी था जब इसी बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर के चलते बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं आती थी। तो अब जो विकास की गति चली है वो आगे चलती ही रहे। शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को मेरी तरफ से, और बहुत थैंक यू सर, आपने हमें मुझे विकास के संदर्भ में एक चीज़ और प्लीज सर। विकास बिना अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के संभव नहीं है, और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा एटमॉस्फेयर जब मिलता है तभी, और उसमें मशीनरी की ऑनेस्टी, लोगों का, गुंडों का इंटरफेरेंस। मेरे बड़े भैया कज़िन हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो एक जेई थे। उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी यूनिट्स बनाई, और आज बड़ी अच्छी स्थिति में है। लेकिन शुरू में उनको अपने को इस्टेब्लिश करने में गुंडों का, माफियाओं का, और जो बताते थे कि लगभग 52 विभाग हैं जिनको संतुष्ट करना पड़ता है हमें, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। चूँकि मैं घर में ऑफिसर था, तो मैं सिफारिश करता था, तो मुझे पता चलता था कि कितनी हिंड्रेंस पैदा होती है अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो विकास तभी संभव है जब कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सही रहे और सही मैसेज जनता के बीच में रहे, तभी कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर रहेगा। तो पुलिस को नॉर्मली लोग कहते हैं कि अनप्रोडक्टिव होती है। पुलिस कोई पैसा तो जमा करती नहीं है, पुलिस का योगदान सरकार के उसमें तो है नहीं, कोई रेवेन्यू तो कलेक्ट करती नहीं, लेकिन सारे रेवेन्यू पुलिस के बल पे आते हैं। बिल्कुल, सारा विकास पुलिस अगर सही ढंग से काम करे, कानून एवं व्यवस्था की सही स्थिति बनी रहे, तभी आता है। तो इसलिए जो है अच्छे वातावरण और कानून के राज्य का इसीलिए महत्व है, सब में है, केवल जनता में ही नहीं, गरीब लोगों में ही नहीं। अमीर, गरीब,
चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हाईएस्ट ग्रुप हो। हाईएस्ट ग्रुप भी अपना बिजनेस तभी कर सकता है जब वो सुरक्षित माहौल में रहेगा। हमको तो रोक करके ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते थे कि साहब, चुपके से बताते थे कि साहब बड़ा पैसा गुंडागर्दी में जाता था, अब तो कम से कम बच गया। तो जो माफिया होते हैं ना, ये किसी को छोड़ते थोड़ा है। ये खाली अपराध करके पैसा, ये दूसरे तरीके का सफ़ेद पोश अपराध करते हैं। ठीक है। कि आपको डरा दिया, आपको फेयर में ले आए, अब आप उनको रेगुलर पैसा दीजिए। बिजनेस कर रहे हैं, ठेका कर रहे हैं, तो आप उनका एक पोर्शन दीजिए। इस तरीके से काम करते हैं। उन सब, जब समग्र रूप से सबको शुचिता का माहौल मिलता है तो विकास आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये कि पुलिस को अनप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट ना माना जाए। सारे रेवेन्यू, सारा विकास, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। इससे सभी लोग सहमत होंगे। वो टीस मैं आपकी समझ पा रही हूँ कि इतना कुछ देने के बाद भी, सर्वस्व देने के बाद भी, अगर पुलिस महकमे के लिए कहा जाए कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, कमेंट करो भाई। अपना अपना प्रेम पुलिस महकमे के लिए, हमारे ऑफिसर्स के लिए अब जाहिर करने का समय आपका है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आपके ज़रिए सर, मैं हमारे जितने पुलिस में ऑफिसर्स हैं या जितने भी लोग हैं, उन सबको सैल्यूट, पूरा टीम एसकेटी का। बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। उत्तर प्रदेश में विकास की जो धारा बह रही है वो ऐसे ही पुलिस वालों के जरिए आगे बढ़ती रहे और विकास की राह पर यूपी, पूरा भारत आगे चलता रहे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।